छीना एपिसोड 7। मुझे हर हाल में मेहमानों के लिए रात के खाने का बंदोबस्त करना था। मैं बावर्चीखाने में चली गई, खाना पका रही थी और आंसू बहा रही थी। बिल आहर रात का खाना तैयार हो गया, लेकिन अभी तक समद और उसके भाइयों की कोई खबर न थी। मजबूरन मैंने खाना लगा दिया। खाने के बाद जो 2-3 बिस्तरे और लहाफ हमारे पास मौजूद थे, वही मेहमानों के लिए बचा दिए। थोड़ी देर बाद सब सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे समद का इंतजार था। परेशानी और बेचैनी ने मेरी नींद उड़ा दी थी। जरा सी आकट की आवाज आती, आंखें सहन में फैली तारीकी में जम जाती। लेकिन न समद का कोई नामो निशान था, न तैमूर और सत्तार का। मैं नहीं जानती कि मुझे कैसे नींद आ गई, मगर इतना याद है कि सुबह तक बुरे बुरे ख्वाब आते रहे। मेरे ससुर अलल सुबह नमाज के बाद नाश्ता किए बगैर ही जाने के लिए तैयार हो गए। मेरी सास भी चादर ओढ़े उनके पीछे हो ली। मेरा हौसला जवाब दे चुका था। मैंने भी चादर ओढ़ ली और कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मेरे ससुर ने गुस्से से कहा, नहीं, तुम नहीं आ सकती। तुम कहाँ जाओगी? तुम घर में बच्चों के पास रहो। मैं रोने लगी। आपको खुदा की कसम सच बताएं, समद पर कोई मुसीबत टूट पड़ी है। मुझे मालूम है कि समद को कुछ हो गया है। आप सच सच बता दें। सुसन ने दोबारा कहा, तुम मेहमानों की देखभाल करो, अभी जाग जाएंगे और इन्हें नाश्ता भी देना होगा। मैं ज़ारो कतार रो रही थी और आंसू मेरे चेहरे पर फैलते चले जा रहे थे। मैंने कहा, शीरीजा है, अगर आप मुझे साथ नहीं लेकर जाएंगे तो मैं खुद ही इनकलाब कोर्ट चली जाऊंगी। मैंने ये कहा तो मेरे ससुर भी कुछ ढीले पड़ गए। मेरी सास का दिल मेरे लिए कुड़ रहा था। उन्होंने कहा, हमें भी सही से मालूम नहीं है। कहते हैं समझ जख्मी हो गया है और अब हस्पताल में है। मैंने ये सुना तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कैसे हम गाड़ी में बैठे और हस्पताल पहुंच गए। मैं हस्पताल में समद का जस्द ढूंढ रही थी कि तैमूर को दौड़ते हुए अपनी तरफ आते देखा। उसने अपने वालिद के कान में कुछ कहा तो वो दोनों वार्ड की एक तरफ चले गए। मैं और मेरी सास भी उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। तैमूर आहिस्ता आहिस्ता सारे वाकयात अपने वालिद को सुना रहा था। हम भी ये सारी बातें सुन रही थी कि कल का वाकया क्या है कि समद और उसका एक साथी कुछ मुनाफिकों को गिरफ्तार करते हैं। इन मुनाफिकों में से एक औरत थी। समद और इसका दोस्त इस्लामी अदाब का ख्याल रखते हुए औरत की जिस्मानी तलाशी नहीं लेते और कहते हैं, सच बताओ कि तुम्हारे पास कोई असला तो नहीं है। औरत कसम खाकर कहती है कि उसके पास कोई असला नहीं है। समद और उसका साथी अदालत में ले जाने वाले के लिए इस औरत को उस गाड़ी में बिठा लेते हैं। रास्ते में वो औरत अचानक अपना दस्ती बम की पिन खींचकर गाड़ी के दरमियान फेंक देती है, जिसके नतीजे में समद के दोस्त आगा मसगरियान शहीद हो जाते हैं, जबकि समद जख्मी हो जाता है। वार्ड के दरवाजे के सामने पहुंचकर तैमूर ने दरवाजे पर बैठे निगहबान से कहा, हम आगा इब्राहिमी से मिलना चाहते हैं। निगहबान ने मना कर दिया, उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं है। मुझे अपने आप पर काबू न रहा। मैं रोने और इल्तमास करने लगी। इस वक्त एक नर्स पहुंच गई। जब उसे मालूम हुआ कि मैं समद की बीवी हूँ तो उसके दिल में रहम आ गया और मुझसे कहने लगी, फकत तुम अंदर जा सकती हो, 2-3 मिनट से ज्यादा मत ठहरना, जल्दी वापस आ जाना। मेरे कदमों में चलने की ताकत न थी। मैंने दरवाजे में खड़े होकर इसकी चौखट पकड़ ली ताकि गिर न जाऊं। वार्ड में मौजूद तमाम बिस्तर देख डाले। समद इस कमरे में नहीं था। मेरे दिल की धड़कन रुक रही थी, सांस सीने में अटक कर रह गई थी। मेरा समद कहाँ है? उसे क्या मुसीबत पेश आ गई है? अचानक मेरी नजर समद के एक दोस्त आगा यादगारी पर पड़ी। वो खिड़की के पास लगे बिस्तर पर सो रहे थे। उन्होंने भी मुझे देख लिया और कहा, सलाम खानूम इब्राहिमी, आगा इब्राहिमी यहीं सो रहे होंगे। उन्होंने साथ वाले बिस्तर की तरफ इशारा किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो मर्द जो बिस्तर पर सोया हुआ था वो समद था। वो कितना लागर और कमजोर हो गया था।
اس کے رخسار اندر کو دنس گئے تھے اور آنکھوں کے نیچے کی ہڈیاں باہر کو نکل آئی تھی۔ میں آگے بڑھی تو ایک لمحے کے لیے لرز کر رہ گئی۔ اس کے زرد پاؤں جو لحاف سے باہر نکلے ہوئے تھے لاغر اور خشک ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا خدا نہ کرے۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے معلوم ہو گیا میں آئی ہوں۔ اس نے آرام سے آنکھیں کھولی اور مشکل سے پوچھا بچے کہاں ہیں؟ میں روحان سی ہو گئی۔ میرے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے 1000 کوشش کر کے ضبط کیا اور کہا میری بہن کے پاس ہے، وہ ٹھیک ہے، تم کیسے ہو؟ وہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ تائید کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بس یہی تھی وہ ساری باتیں جو میرے اور اس کے درمیان ہوئی تھی۔ میری آنکھیں ڈریپ اور خون کی اس تھیلی پر لگی تھی جو اسے لگائی گئی تھی۔ وہی نرس آ گئی اور مجھے باہر جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ راہداری میں پہنچی تو میرے جسم میں جان نہ رہی، دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ نرس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور کہا آؤ اس کے ڈاکٹر سے بات کر لو۔ وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی جو راہداری میں نرسنگ سٹاف کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بتایا یہ آغا ابراہیمی کی بیگم ہے۔ ڈاکٹر فائل دیکھ رہا تھا۔ اس نے فائل بند کی اور میری طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے نرمی سے سلام اور احوال پرسی کے بعد کہنے لگا ہارون ابراہیمی، خدا نے آپ پر بھی رحم کیا اور آغا ابراہیمی پر بھی۔ آپ کے شوہر کے دونوں گردے شدت سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ایک گردے کی حالت کافی خطرناک ہے۔ احتمال یہی ہے کہ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ اس نے کہا گزشتہ رات انہیں تہران ہسپتال بھیج رہے تھے کہ میں اچانک پہنچ گیا۔ ان کا آپریشن کیا۔ اگر مجھے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی اور انہیں تہران لے جاتے تو راستے میں ضرور کوئی بڑی مشکل پیش آ سکتی تھی۔ جو آپریشن میں نے کیا وہ تسلی بخش ہے۔ فی الحال خطرہ ختم ہو گیا ہے، البتہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کے ایک گردے کو سنبھالنا ہمارے بس میں نہ تھا۔ شروع کے چند دن میرے لیے ہر چیز کو برداشت کرنا سخت مشکل تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے ان حالات کی عادت ہو گئی۔ سمد 10 روز ہسپتال میں رہا۔ میں ہر روز خدیجہ اور معصومہ کو اپنے ساتھ والے ہمسایوں کے گھر چھوڑتی اور ہسپتال چلی جاتی اور ظہر تک سمد کے پاس رہتی۔ ظہر کے وقت گھر آتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی، دن کا کھانا کھاتی اور ظہر کے بعد دوبارہ بچوں کو دوسرے ہمسایوں کے حوالے کر کے ہسپتال چلی جاتی اور مغرب تک وہیں رہتی۔ ایک دن بچوں نے شدید تنگ کیا، ہزاروں جتن کیے، مگر کسی طرح چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دن کے 11 بج چکے تھے اور میں ابھی تک ہسپتال نہیں گئی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سمد کا ایک دوست دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا اور کہا ہارون ابراہیمی، آغا سمد کا بستر بچھا دیں، ان کے لیے ملائی کا انتظام کریں، ہم انہیں لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے خوشی سے گلی میں جھانکا۔ سمد گاڑی میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کے 2 دوست اس کے دونوں اطراف میں موجود تھے۔ اس کا سر ایک دوست کے زانوں پر اور پاؤں دوسرے دوست کے زانوں پر تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرے لیے ہاتھ ہلایا اور مسکراتے ہوئے سر ہلا کر سلام اور احوال پرسی کرنے لگا۔ میں نے جلدی جلدی اس کے لیے بستر بچھا دیا۔ اس کے دوست ظہر تک اس کے پاس رہے اور اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہے، باتیں کرتے، لطیفے سناتے، اور ظہر کی اذان ہو گئی۔ اس وقت انہیں جانے کا خیال آیا۔ انہوں نے پلاسٹک کے 2 تھیلے میرے ہاتھ میں تھمائے اور دواؤں کے طریقہ استعمال اور اوقات کی تفصیل بتا کر رخصت ہو گئے۔ وہ چلے گئے تو سمد نے کہا بچوں کو لے آؤ، میرا دل ان کے لیے بہت پریشان ہو رہا ہے۔ میں بچوں کو لے آئی اور ان کے پاس بٹھا دیا۔ خدیجہ اور معصومہ نے پہلے تو تھوڑی اجنبیت برتی، لیکن سمد نے ان کے ساتھ اتنا لاڈ پیار کیا، ان کے ساتھ اٹکیلیاں کی اور ان کے لیے منہ بھی عجیب و غریب شکلیں بنائی۔ انہیں دوبارہ یاد آ گیا کہ یہ لاغر کمزور زدہ مرد ان کا باپ ہے۔ اگلے روز دوست، احباب اور رشتہ دار سمد کی عیادت کے لیے ہمارے گھر آنے لگے۔ سمد کو بہت اچھا نہ لگتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے پسند نہیں ہے کہ یہ بیچارے دیہات سے فقط میری احوال پرسی کے لیے یہاں آئے ہیں۔
इसी लिए चंद रोज गुजरने के बाद उसने कहा, सामान उठाओ और काश चलते हैं। मैं डरता हूँ कि रास्ते में अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। मैंने बच्चों के बैग बांधे और जाने के लिए तैयार हो गई। समद ना बच्चों को बगल में ले सकते थे और ना ही बैग उठाने के काबिल थे, हत्ता कि गाड़ी भी नहीं चला सकता था। मैंने मासूमा को उठाया और हदीजा से कहा कि आहिस्ता आहिस्ता साथ चलती रहो। बैग मैंने अपने कंधों पर रख लिए। हमने कितनी मुश्किल से खुद को गाड़ी के अड्डे तक पहुंचाया और मिनी बस पर सवार हो गए। रज़्न पहुंचे तो हमें उतरकर दूसरी गाड़ी पर बैठना पड़ा। जब तक हम काश जाने वाली गाड़ी तक पहुंचे, मुझे कई बार बैग अपने कंधों पर जा बजा करना पड़ा। मासूमा को नीचे उतारा और दोबारा उठा लिया। हदीजा का हाथ पकड़कर इसकी मिन्नत की कि वो खुद चले। इस वक्त मेरी सारी की सारी आरज़ू यही थी कि कोई गाड़ी मिल जाए जो हमें काश पहुंचा दे। मिनी बस में बैठ चुके तो मैंने सुख का सांस लिया। मासूमा मेरी गोद में सो गई थी, लेकिन हदीजा बेचैन थी। इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैंने लाख कोशिश की मगर उसे चुप न करा सकी। गाड़ी में हमारे कुछ जाने वाले बैठे हुए थे। उन्होंने हदीजा को उठा लिया और उसके साथ खेलने लगे। इसी वक्त मासूमा जाग गई और दूध मांगने लगी। मैं मासूमा को दूध पिलाते पिलाते थकावट से बेहाल होकर सो गई थी। दोस्तों और रिश्तेदारों को जैसे ही मालूम हुआ कि हम काश वापस आ गए हैं तो वो अयादत और अहवाल पुरसी के लिए मेरे बाबा के घर आने लगे। ये पहली बार थी कि मैं काश में थी और परेशान न थी कि समद ने चले जाना है। समद एक ही जगह पड़ा रहता था और इधर उधर न जाता था। मैं हर रोज उसकी पट्टी तब्दील करती और वक्त पर इसे दुआ देती। अब सूरत हाल बरअक्स हो चुकी थी। अब मेरा दिल चाहता था कि इधर उधर जाऊं और दोस्तों और जानने वालों के पास बैठूं, लेकिन वो मेरे कदम रोक लेता। कदम, कहाँ हो? इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो, मेरी हिम्मत कम हो रही है। हमारी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन ये पहली दफा ऐसा हो रहा था कि हम दूरी और जुदाई के खौफ व हरास के बगैर एक दूसरे के पास बैठे बातें कर रहे होते थे। हदीजा ने अपनी शीरी जुबान से सबके दिलों में जगह बना ली थी। मेरे बाबा तो बच्चों के आशिक थे, अक्सर इन्हें उठाकर इधर उधर ले जाते। हदीजा शीरी जान को गोद से हिलने का नाम ही ना लेती थी। इसकी जुबान पर हर वक्त शीना शीना होता था। शीना भी हदीजा पर जान छिड़कती थी। हदीजा ने शीरी जान को शीना कहना शुरू किया तो सारे रिश्तेदार शीरी जान को शीना कहकर पुकारने लगे। बाबा बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी ज्यादातर समद के पास ही रहती थी। एक बार समद ने कहा, बहुत अरसा हो गया है, मेरा दिल चाहता है कि मैं इसी तरह तुम्हारे पास बैठूं और तुमसे ढेर सारी बातें करूं। कदम, काश ये दिन हाथ ना हो। उसने मेरे मुंह की बात छीन ली थी। मैंने जल्दी से कहा, समद, अपने शहर ही में कोई काम तलाश कर लो, हम दोबारा काश वापस आ जाते हैं। उसने फौरन कहा, नहीं नहीं, तुम हरगिज़ ये बात ना करो, मैं इमाम का सिपाही हूँ और अहद किया है इमाम का सिपाही रहूंगा। आज मेरे मुल्क को मेरी जरूरत है। इन बातों की बजाय दुआ करो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और अपने काम पर जाना शुरू कर दूं। तुम नहीं जानती मैंने ये दिन कितनी मुश्किल से काट रहा हूँ। मुझे बिस्तर पर नहीं सोना बल्कि जाकर इस मुल्क की खिदमत करनी है। डॉक्टर ने समद को 2 माह तक इस्तराहत करने का कहा था, लेकिन हम 10 रोज बाद ही हमदान वापस आ गए। घर पहुंचते हैं समद ने कहा, मैं अब काम पर जाता हूँ। मैंने इसरार किया, ना जाओ, अभी तक तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, टांगे अभी तक पक्के नहीं हुए हैं, अगर ज्यादा हरकत करोगे तो टांगे खुल जाएंगे। वो ना माना। मैं अपने दोस्तों के लिए काफी परेशान हूँ, जाऊंगा और काम को थोड़ा देखभाल करके वापस आ जाऊंगा। समद इसरार और जिद के आगे हथियार डालकर घर बैठने वालों में से नहीं था। जब वो कहता कि उसे जाना है तो वो हतमन चला जाता था। उस दिन भी वो चला गया और रात को वापस आ गया। वो थोड़ा गोश्त, फल और कुछ दूसरी खाने पीने की चीजें खरीद लाया था। मुझे देते हुए कहने लगा, कदम, मुझे जाना है, शायद 2-3 दिन तक लौट कर न आऊं। इन दिनों में वहां नहीं था तो सारे काम उलट पुलट गए हुए हैं। अब जरूरी है कि जाकर इन अधूरे कामों को मुकम्मल करूं। इन दिनों हमदान में हमारा कोई रिश्तेदार न था और ना ही कोई दोस्त कि जिसके घर हमारा आना जाना रहे।
मेरी वहाँ सैर व तफरीह यही थी कि मैं हदीजा का हाथ पकड़ूं और मासूमा को गोद में उठाकर गली की नुक्कड़ पर कोई चीज खरीदने चली जाऊं। जब गली में या सड़क पर अपने किसी हमसाये को देखती तो खुश हो जाती और खड़े होकर उनके साथ बातें करने लगती। एक रोज दोपहर के वक्त मैं रोटी खरीद कर वापस आ रही थी कि देखा कि हमसाई औरतें एक घर के दरवाजे पर खड़ी थी और आपस में बातें कर रही थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने सलाम और अहवाल पुरसी के बाद इन्हें अपने घर आने का कहा। आए, मैं शहर में कालीन बसाती हूँ, आपके लिए चाय का इंतजाम करती हूँ, इकट्ठे पीते हैं। उन्होंने कबूल कर लिया। इसी वक्त एक शख्स गली में दौड़ता दौड़ता दाखिल हुआ और हमारी तरफ आ गया। इसने अपने बगल में एक झाड़ू और हाथ में कुछ किताबें पकड़ रखी थी। हमसे पूछने लगा, तुम लोग हाजी आबाद गांव से हो? हमने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, नहीं। मर्द ने पूछा, तो फिर कहाँ से हो? समद ने मुझे बहुत ज्यादा मोहतात रहने की हदायत कर रखी थी। हर किसी के साथ आमदोरफ्त न रखूं और अपनी जाती और खानदानी मालूमात किसी भी शख्स को ना दूं। मेरे जहन में इसी वक्त यही बात थी। मैंने इसे कोई जवाब न दिया। मर्द मसलसल बोलता चला जाता रहा था। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा शोहर क्या काम करता है? तुम लोग किस गांव के रहने वाले हो? मैंने जब ये सूरत हाल देखी तो चाबी ताले में डालकर घर का दरवाजा खोला। एक औरत कहने लगी, भाई, जो तुम इतने सवाल पूछना चाहते हो तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? जरा ठहरो, मैं अपने मियाँ को आवाज देती हूँ। वो तुम्हारे सवालों के बेहतरीन जवाब देंगे और तुम्हारी बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकते हैं। मर्द ने जैसे ही ये सुना तो खुदा हाफिज कहे और कोई और सवाल किए बगैर हमारे पास से रफू चक्कर हो गया। जब वो चला गया तो हमसाई औरत ने मुझसे कहने लगी, हानुम इब्राहिमी, तुमने देखा ना मैंने कैसे इसकी खबर ली? मैंने तो वैसे ही इसे कह दिया था कि मेरे मियाँ घर पर हैं, हालांकि हमारे घर में कोई भी नहीं है। एक और औरत ने कहा, मेरा ख्याल ये है कि ये मर्द तुम्हारे मियाँ की सुनगुन लेने आया था। जिन मुनाफिकों को तुम्हारे मियाँ ने पकड़ा था उन्होंने इसे भेजा होगा यहाँ, ताकि वो तुम्हें यहाँ पहचान कर चला जाए और इन मुनाफिकों का इंतकाम लिया जा सके। इस औरत की ये बात सुनकर मैं डर गई। मेरा ज्यादा परेशानी समद के लिए थी। मैं डरती थी कि इसे कहीं कोई हादसा पेश न आ जाए। इस मर्द ने सबको बुरी तरह से डरा दिया था, इसलिए हमसाई औरतें मेरे घर न आईं और अपने अपने घरों को वापस चली गईं। मैंने भी दरवाजे को धराई कुफ्ल लगा दिया, हत्ता कि अंदर वाले कमरे को भी जाकर ताला लगा दिया और एक स्टूल दरवाजे के पीछे रख दिया। उस रात समझ जल्दी घर आ गया। उसने जब ये सूरत हाल देखी तो पूछा, ये सब क्या है? मैंने उसे सारी बातें बताई तो वो हंसकर कहने लगा, तुम औरतें भी कितनी डरपोक होती हो। कुछ भी नहीं है, तुम हाँ डर गई हो। रात का खाना खाने के बाद समद ने अपनी वर्दी पहनी। मैंने पूछा, कहाँ? तो उसने कहा, कमेटी जाना है, वहाँ कुछ लोग काम है और शायद चंद रोज तक न आ सकूं। मुझे रोना आ गया। मैंने इल्तमास की कि ऐसा हो सकता है कि तुम ना जाओ। उसने नरमी से कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं डरती हूँ कि अगर आधी रात को वो मर्द और उसके गुंडे आ गए तो मैं क्या कहूँगी। समद पहले तो ये बात सुनकर हंस दिया, लेकिन जब उसने देखा कि मैं वाकई डरी हुई हूँ तो उसने अपनी कमर से लटका पिस्तौल मुझे दिया और कहने लगा, अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए तो इसे इस्तेमाल कर लेना। फिर उसने आराम से मुझे असला इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया और चला गया। मैंने पिस्तौल को अपने तकिए के नीचे रखा और डरी सहमी सो गई। आधी रात का वक्त था कि किसी आवाज से मैं बिस्तर से उछलकर बैठ गई। कोई बंदा दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने पिस्तौल उठाया और शहर में चली गई। दरवाजे पर जाकर पूछा, कौन है? किसी ने कोई जवाब न दिया। मैं खौफ से लरज रही थी। कमरे में आ गई। दोबारा दस्तक हुई। मैं शशोपंज में थी कि क्या करूं। पहले किसी तरह जाकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और कई बार पूछा, कौन है? इस बार भी कोई जवाब न आया। कई बार ऐसा हुआ, मैं जैसे ही कमरे में जाती तो घंटी की आवाज बढ़ना शुरू हो जाती और जब दरवाजे पर जाती तो कोई जवाब ही ना देता। मैंने अपने आप को तसल्ली दे ली थी कि कोई हमें तंग करना चाहता है। मैंने डर के मारे तमाम बत्तियां बुझा डाली। आखिरी बार जब दरवाजे की घंटी बजी तो मैं छत पर चली गई और जैसा समद ने सिखाया था असला तैयार किया।
और चली गई ऊपर। दो मर्द गली में खड़े बातें कर रहे थे। हतमन वही थे। मैंने असला उनकी तरफ किया तो अचानक देखा कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ वाले हमसाए आगा अस्करी हैं कि जिनकी बीवी के बच्चा होने वाला था। मैं इतनी खुश हुई कि वहीं छत से इन्हें आवाज दे दी, आगा अस्करी आप हैं? इसके बाद मैं दौड़ कर गई और दरवाजा खोल दिया। आगा अस्करी बहुत शर्मीले और झिझकने वाले मर्द थे। इनकी आदत थी कि वो दरवाजे की घंटी बजाकर चंद कदम दरवाजे से दूर जाकर खड़े हो जाते। यही वजह थी कि जब हर बार मैं दरवाजे पर जाकर पूछती तो उन तक मेरी आवाज न पहुंचती। वो मुझसे मदद लेने आए थे। उनकी बीवी के यहाँ वलादत का वक्त था। 12वां बाब। कुछ दिनों बाद हमने वो घर छोड़ दिया और टेक्निकल कॉलेज रोड पर आ गए और एक घर किराए पर लिया। सामान मुंतकिल करने के दौरान मासूमा बीमार हो गई। नए घर में हमारा दूसरा दिन था। मासूमा की हालत इतनी बिगड़ गई कि हम इसी हालत में इसे अस्पताल ले जाने पर मजबूर हो गए। समद ने इन्हीं दिनों अपनी गाड़ी बेची थी। गाड़ी के बगैर इन दो बच्चों के साथ इधर उधर मारा मारा फिरना हमारे लिए अजाब था। जोहर के नजदीक हम अस्पताल से वापस लौटे। समद ने सड़क पर हमें पहुंचाया। इसे चूंकि काम था इसलिए इसने वहीं से टैक्सी पकड़ी और वापस चला गया। मासूमा मेरी बगल में थी। हदीजा ने मेरी चादर पकड़ रखी थी और मुंह बसूरे मेरे साथ साथ चल रही थी। वो चाहती थी कि मैं उसे उठा लूं। मैंने एक हाथ से मासूमा और उसकी दवाओं का लिफाफा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से हदीजा को खींच रही थी और दांतों में चादर को मजबूती से दबा रखा था। अब इस बात को रहने ही दीजिए कि मैं किन अजाबों से घर पहुंची। परस से बड़ी मुश्किल से चाबी निकाली और ताले में डाली। दरवाजा नहीं खुल रहा था। दोबारा चाबी घुमाई तो ताला तो खुल गया मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। ऐसा लगता था कि अंदर कोई है जिसने दरवाजे से अंदर से पकड़ा हुआ है और बंद कर रखा है। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया। मुझे डर लगने लगा। एक हमसाई के दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी हमसाई को बताया तो वो भी आगे बढ़ने से डरने लगी। मैंने इसे कहा, कि वो मेरे बच्चों को संभाले ताकि मैं जाकर समद को खबर दूं। हमसाई औरत ने मेरे बच्चों को ले लिया और मैं भागम भाग सड़क पर आ गई। टैक्सी का काफी इंतजार किया मगर सड़क पर एक भी गाड़ी नजर न आ रही थी। इन दिनों टेक्निकल कॉलेज रोड शहर की इन सड़कों में से था जहां गाड़ियों की आमदोरफ्त कम हुआ करती थी। वहां से आरामगाह बू अली तक काफी फासला था। मैंने वो सारा रास्ता भागते हुए तय किया। आरामगाह से हाजा हर्शीद रोड और कमेटी तक इतना ज्यादा फासला न था मगर मुझे एक कदम उठाने की भी हिम्मत न रही थी। गुज़श्ता चंद दिनों की थकावट, सामान की अथल पथल, नींद की कमी, मासूमा की बीमारी और अस्पताल की खजलहारी ने मेरे हौसले को खत्म कर दिया था। लेकिन मुझे वो रास्ता बहरहाल तय करना था। बेचारा दौड़ते हुए वो रास्ता भी काटा। जब कमेटी इमारत के सामने पहुंची तो मेरी सांसें फूल गईं। दरवाजे पर खड़े निगहबान सिपाही से कहा, मुझे आगा इब्राहिमी से काम है, इन्हें कहिए कि उनकी बेगम दरवाजे पर है। वो सिपाही निगहबानी वाले छोटे से कमरे में चला गया। उसने टेलीफोन उठाकर एक नंबर डायल किया और बात करने लगा। आगा इब्राहिमी, आपकी बेगम दरवाजे पर खड़ी है, इन्हें आपसे कुछ काम है। समद इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा था कि मैं वहां खड़ी इसकी बात सुन सकती थी। मेरी बेगम? नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। मैं तो अभी अभी अपनी बीवी और बच्चों को घर छोड़कर आ रहा हूँ। मैं इस छोटे कमरे के अंदर चली गई और ऊंची आवाज से कहा, आगा इब्राहिमी दरवाजे पर आए, बहुत जरूरी काम पड़ गया है। थोड़ी देर बाद समद आ गया। मेरा चेहरा देखते हुए बगैर सलाम और अहवाल पुरसी के पूछने लगा, क्या हुआ, बच्चे ठीक है ना, तुम खुद भी तो ठीक हो ना? मैंने कहा, सारे ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि घर में चोर घुस आए हैं, आओ चलें। घर का दरवाजा अंदर से बंद है और खुल नहीं रहा। उसे थोड़ी सी तसल्ली हो गई। कहने लगा, मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर सब्र करो। वो गया और थोड़ी देर बाद एक और सिपाही को साथ लेकर आ गया। इस सिपाही ने सड़क किनारे गाड़ी खड़ी एक पिकान गाड़ी को स्टार्ट किया। समद आगे बैठ गया और मैं पीछे। गाड़ी चल पड़ी तो उसने पीछे पलटकर पूछा, बच्चों का क्या किया? मैंने बताया, वो हमसायों के घर में है।
गाड़ी जल्दी से टेक्निकल कॉलेज रोड पर पहुंच गई और गली में दाखिल होकर हमारे घर के सामने ठहर गई। समत गाड़ी से उतरा और चाबी निकालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। जब उसे इत्मीनान हो गया कि दरवाजा नहीं खुलेगा तो दीवार से ऊपर चढ़ गया। मैंने सिपाही से कहा, भाई आप भी देखें, खुदा का वास्ता है आप भी अंदर चले जाएं, शायद अंदर कोई हो। सिपाही ने ताले के दस्ते पर अपना पाँव रखा और दीवार की मडेर पर पहुंचा। वहां से छलांग लगाकर अंदर शहर में कूद गया। थोड़ी देर बाद सिपाही ने दरवाजा खोल दिया और कहा, अंदर तो कोई नहीं है, चोर छत के रास्ते से आए थे और चले भी गए। घर उलट पुलट हुआ पड़ा था। अगरचे हमने अभी तक असबाब और सामान मरतब नहीं किया था, लेकिन इतना बिखरा हुआ भी नहीं था। हमारे कपड़े सेन में बिखरे पड़े थे, सारे बिस्तर एक तरफ फेंक दिए गए थे। थोड़े से बर्तन जो हमने बावर्ची खाने के दरमियान में रखे थे इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। कुछ टूटी हुई प्लेटें और प्यालियां बावर्ची खाने के फर्श पर पड़ी हुई थी। समत परेशानी के आलम में किसी चीज को तलाश कर रहा था। उसने मुझे आवाज देकर कहा, कदम, असला। मेरा असला नहीं है, हम तो लुट गए। मैंने खुद ही असले को एक और जगह छुपा दिया था। मैं जानती थी कि अगर कोई चीज भी सलामत न रही हो तब भी असला अपनी जगह पर हतमन महफूज रहा होगा। मैं इसी जगह गई और मेरा अंदाजा दुरुस्त था। असला अपनी जगह पर मौजूद था। मैंने उसे समत के हाथ में दे दिया तो इसे इत्मीनान हो गया। ऐसा लगता था कि वो किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आया है। मतानत से कहने लगा, फकत पैसे लेकर गए हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा और बच्चों का सदका ही सही। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने जमीन पर बैठ गई। कुछ हफ्ते पहले ही मैंने जो अपनी यान गाड़ी बेची थी, इसके पैसे मैंने मासूमा के खुश्क दूध वाले खाली डब्बे में रखकर डब्बा अलमारी में रखा था। चोर वो डब्बा ले गए थे। मेरे पास सोने की कुछ चीजें भी मौजूद थी। थोड़ी देर बाद उनको देखा तो वो भी अपनी जगह से गायब थी। समत मसलसल कह रहा था, कोई बात नहीं, परेशान मत होना, मैं उनसे बेहतर तुम्हारे लिए खरीद लाऊंगा। थोड़े से पैसे और कुछ सोना है, इनका इतना गम नहीं है। असल मसला असलाह का था, लेकिन खुदा का शुक्र वो अपनी जगह पर सलामत रहा। थोड़ी देर बाद समद और उसके साथ आया सिपाही चले गए। बच्चों को मैं हमसाये के घर से ले आई। हजारों जतन किए मगर किसी काम की हिम्मत न हुई। कमरे और बावर्ची खाने में जाने से डर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी तक कोई अलमारी या फ्रिज के पीछे या सीढ़ियों के नीचे और मोमबत्ती के अंदर छुपा हुआ है। मैंने सहन में कालीन बिछाया और बच्चों को लेकर उस पर बैठ गई। मासूमा की तबीयत काफी खराब थी मगर मुझे कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रात को जब समत लौटा तो हम इस वक्त तक सहन में ही बैठे हुए थे। समत ने ताज्जुब किया तो मैंने कहा, मुझे डर लग रहा था और डर पर मेरा इख्तियार नहीं है। इस घर ने मुझे बुरी तरह से वहशत में मुब्तला कर दिया था। समद ने बच्चों को गोद में उठाया और कमरे में चला गया। मैं भी इसके सहारे अंदर चली गई। रात के खाने का इंतजाम करने लगी। समद आधी रात तक जागता रहा और घर की चीजों को तरतीब देता रहा। मैंने कहा, हाँ वहाँ सामान न लगाओ, मैं यहाँ नहीं रहने वाली, या तो कोई दूसरा घर तलाश करो या मैं काश चली जाऊंगी। वो हंसने लगा और कहा, कदम, बच्ची हो, डर रही हो। मैंने कहा, तुम तो सुबह से शाम तक घर नहीं होते हो। कल परसों अगर किसी लंबी ड्यूटी पर चले गए तो मैं रातों को क्या करूंगी। कहने लगा, मुझसे तो अब ये नहीं होगा कि मालिक मकान के पास जाऊं और मकान इसे वापस करूं। मैंने कहा, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम फकत मान जाओ। उसने कुछ न कहा और खामोश हो गया। मैं जानती थी कि वो कुछ सोच रहा है। अगले दिन जोहर के वक्त आया तो काफी खुश नजर आ रहा था। कहने लगा, मैंने मालिक मकान से बात कर ली है, एक और मकान देखा है तुम्हारे लिए, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर थोड़ा सब्र करो तो मैं कोई बेहतर जगह तलाश कर लूंगा। मैंने कहा, जैसा भी हो कबूल है, मगर जितना जल्दी हो सके इस घर से चलें। अगले दिन दोबारा हमने सामान समेटा। नया घर एक ही बड़े कमरे पर मुश्तमिल था, जिसे ताज़ा रंग किया गया था। ये घर एक चपारे खाने के हमसाये में था। सामान इतना ज्यादा नहीं था। सारे सामान को पूरे कमरे में चुन दिया। इसी रात जो सुकून की नींद आई थी वो उसे सारी जिंदगी में नहीं आई थी और ना ही मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी भूल सकती थी। मगर सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी।
ایسا لگتا تھا کہ ابھی ابھی کھلی آنکھوں سے سب چیزوں کو دیکھ رہی ہوں۔ صحن کی دوسری طرف کچھ کمرے تھے جہاں مالک مکان نے گائیں اور بیڑے باندھ رکھی تھی۔ ان کی کھالوں اور گوبروں کی بو پورے کمرے میں پھیل چکی تھی اور مکھیوں کی بہات کی وجہ سے وہ جگہ جگہ رہنے کے قابل نہ رہی تھی۔ بہرحال مجھے اس صورتحال کو برداشت کرنا تھا اور اب اعتراض بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو جب سمجھ آیا تو خود ہی اس جگہ کو اور ان چیزوں کو برداشت نہ کر سکا۔ کہنے لگا، قدم، یہ جگہ اصلاً رہنے کے قابل نہیں ہے، کوئی اور بہتر جگہ تلاش کرنی پڑے گی۔ بچے بیمار ہو جائیں گے اور مجھے بھی شاید کچھ دنوں بعد ڈیوٹی پر جانا پڑے۔ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے لیے سب سے پہلے تمہاری طرف سے بے فکر ہونا ضروری ہے۔